एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं। तो किरचॉफ के एप्लीकेशन में यहाँ पर एक V1 ईएमएफ का एक सोर्स है जो R1 रेजिस्टेंस, V2 ईएमएफ का एक सोर्स है R2 रेजिस्टेंस। यहाँ से I2 करंट निकला, यहाँ से I1 करंट निकला, दोनों मर्ज होकर के I3 R3 में जा रहे हैं। कल हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसे कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में हम सभी इसे क्लॉकवाइज सेंस में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लेकर के चलोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा सबसे पहले मैंने कहा था ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो देखो बेटा पहले हमने ए बी सी एफ ए लिया इन मैथ्स, ए बी सी एफ ए लिया। तो देखो अब की बार हम नेगेटिव से चलना स्टार्ट किए। कहां से चलना स्टार्ट किए? नेगेटिव से, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे तो देखो करंट ऐसे जा रहा है और आप ऐसे चल रहे हो। कल आपने कहा था ना कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे लेकर के चलेंगे, आदित्य ने पूछा था, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर चलने का कुछ अलग मीन नहीं है। यहाँ से आपने इसको इधर से ले लिया तो करंट इधर जा रहा है, तो अब की बार जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो देखो बेटा यहाँ पर हो जाएगा I3 R3 किसके साथ? नेगेटिव के साथ। ऊपर जाओगे तो -I1 R1 इक्वल्स टू कहां से चले थे? -V1। तो देखो बेटा कल ये सारी चीजें पॉजिटिव थी, आज ये सारी चीजें आपके पास नेगेटिव हो गई। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो सिर्फ खेल है बेटा, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि ये अलग नहीं है। आप उस डायरेक्शन में चले तो सारी चीजें नेगेटिव मिल गई, इस डायरेक्शन में चले तो सारी चीजें पॉजिटिव। लेकिन सारे पॉजिटिव से सारे पॉजिटिव कैंसिल, सारे नेगेटिव से सारे नेगेटिव कैंसिल। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो मिला क्या? I3 R3 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू V1। बेटा I3 की जगह पर आपने क्या कर दिया? I1 प्लस I2 R3 के साथ प्लस I1 R1 V1 के साथ, ये हो जाएगा I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू V1। बेटा देखो यहाँ पे I1 इसमें भी है और I1 इसमें भी है, तो यहाँ पर I1 को कॉमन ले लो, मिलेगा R3 प्लस R1 और यहाँ पर प्लस I2 R3 इक्वल्स टू V1। देखो बेटा ये पहली इक्वेशन बन गई। अब कहोगे कि इसमें कौन कौन सी अननोन क्वांटिटी है? बेटा I1 और I2 अननोन क्वांटिटी है, बाकी सब के सब क्या है? आपकी नोन क्वांटिटीज रहेंगी। R1 पता रहेगा, I2 पता रहेगा, V पता रहेगा, V1 यानी कि पता रहेगा। चलिए दूसरा मेष ले लो, नीचे वाला इन मेष। अब देखो कई लोगों का कहना ये कि क्या दोनों को क्लॉकवाइज सेंस में या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना कंपलसरी है? नो, इट डज नॉट। अब की बार हमने इसे पलट दिया। हाँ प्रिया बताइए क्या प्रॉब्लम है? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। हाँ बेटा बताएं। बेटा आखिरी एक मिनट गड़बड़ कहाँ हुआ, रुक जाओ। एक मिनट बेटा। हाँ I3 की जगह पे देखो, यहाँ पर I3 की जगह पे बेटा देखो दो चीजें हैं। I3 की जगह पे हमने I1 प्लस I2 रखा, ठीक है। तो ये हो गया I1 R3 प्लस I2 R3, ठीक है बेटा। I1 R3 प्लस I2 R3 और यहाँ पर I1 R1। तो देखो बेटा समझो मेरी बात, हम कॉमन हमेशा वेरिएबल को लेते हैं, अननोन क्वांटिटी को, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर जो ये आपका है I1, ये अननोन क्वांटिटी है, तो इसे कॉमन ले लेंगे बेटा। R1 और R2 तो दोनों बेटा कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगी, 2 4 6 ऐसा कुछ रहेगा। तो बेटा उनको कॉमन लेने के लिए उनको तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ना बच्चा। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी चीज क्या है माइंड में कि हम इधर अगर क्लॉक में चल रहे हैं तो क्या नीचे भी क्लॉक में ही चलेंगे? नो,
इट इज नॉट कंपल्सरी हम एंटी क्लॉक में चल देंगे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा कि कोई फिक्स रूल है। आप जैसा, अब देखो कई लोग कहते हैं कि अगर V1 को इधर रखना है तो V1 को इधर रखना है बेटा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव था, अगर इधर रख रहे हो तो पॉजिटिव रखो। लेकिन हम माइंड को एक चीज के लिए सेट करेंगे, जैसे आप अगर किसी को बचपन से मम्मी बोल रहे हो, किसी को मतलब मम्मी को मम्मी बोल रहे हो, ठीक है ना, और सडन कहा जाए कि माता जी बोलना स्टार्ट करो, तो बेटा वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको। तो बस वैसा ही एग्जाम टाइम में कोई भी नया वेरिएशन नहीं करना है। जैसे हम हमेशा ट्रायंगल को पी क्यू आर या ए बी सी ही क्यों लेते हैं, हम का ख ग क्यों नहीं लेते? लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। एम एन ओ क्यों नहीं लेते हैं बेटा? माइंड को सेट किया जाता है एक फिक्स ऑर्डर के लिए और उसी ऑर्डर पे हम परमानेंटली वर्क करते हैं। हाँ, माइंड में वेरिएशंस जरूरी है, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन your future depend on that variation is not preferable ना। तो हम पहले से एक फिक्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है ना। चाहे क्लॉक चलने की आदत डाल लेना, चाहे एंटी क्लॉक चलने की आदत डाल लेना, एक मेथड पकड़ लेना और उसी को लगातार करते जाना। तो होता क्या है कि माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन बेस्ट हो जाता है और फिर चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं। चलिए सेकंड में चलते हैं। अब की बार हमने किया एंटी क्लॉक में, इनमें एफ ई डी सी एफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब की बार नेगेटिव से चलेंगे, तो देखो बेटा फिर से माइनस आई थ्री आर थ्री माइनस आई टू आर टू इक्वल्स टू, माइनस से चले थे ना, माइनस वी टू। बेटा सभी माइनस को कैंसिल कर दो तो फिर से मिल जाएगा प्लस I3R3 plus I2R2 equals to V2. I3R3 plus I2R2 equals to V2. बेटा put the value, I3 की वैल्यू को पुट करिए फिर से, तो I1 plus I2 R3 plus I2 R2 equals to V2। देखो यहाँ पे I1 R3 plus I2 R3 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू V2। बेटा यहाँ पर फिर से देखो, दोनों में लास्ट के 2 में I कॉमन है। अब आप कहोगे नहीं R3 को फिर से कॉमन ले लेंगे, बेटा R3 इज ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू, हम वेरिएबल्स को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से I2 को कॉमन ले लो, तो इट बिकम्स I1 R3 प्लस I2 को कॉमन ले लो R3 प्लस R2 equals to V2। बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा अब यहाँ पर I1 I2 में दो इक्वेशंस मिल गई, इन्हीं दोनों को आप सीधे सीधे अप्लाई कर दीजिए, you will got the answer of I1 and I2। and for I3 you must have to apply I1 plus I2, जंक्शन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल? जंक्शन रूल। बेटा क्या ये क्लियर है? चलिए ठीक है बेटा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत दूसरा पिक करते हैं बेटा। मेथड नहीं है बेटा, दूसरा केस, अगर बैटरी की पोजीशंस को बदल दिया जाए, उनकी डायरेक्शंस को बदल दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन विद अस। हमें प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा ना हर कंडीशन के लिए, हर मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना ही होना है। चलिए चलते हैं आगे बेटा, नाउ वी हैव टू मूव ऑन। हाँ बेटा, बेटा चाहे इसे एप्लीकेशन समझ लो चाहे क्वेश्चन समझ लो, एप्लीकेशन में एक जनरल केस बताया जाता है, क्वेश्चन में उसी जनरल केस में बेटा उनकी न्यूमेरिक वैल्यू, R1 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 5 ओम, R1 की वैल्यू 6 ओम, V1 की वैल्यू 4 वोल्ट, V2 की वैल्यू 5 वोल्ट, बस क्वेश्चन बन गया बेटा, ठीक है। हाँ बेटा एप्लीकेशन है, अलग अलग तरीके से जब हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो बस बेटा उसी R1 R2 R3 और V1 V2 की वैल्यू को वैरी करा देंगे, बस बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अरे बेटा पेपर में ये क्यों आएगा? एग्जाम में
एग्जाम में सर्किट ऐसा ही देंगे बिल्कुल आपको, ठीक है ना। बस उस सर्किट में R1 R2 R3 V1 V2 की वैल्यू दी गई होगी बस, और कुछ भी अलग नहीं होगा बेटा। हाँ बेटा, हम आपको गलत क्यों पढ़ाएंगे? बेटा एप्लीकेशन नहीं आएगा, बात को समझिए। न्यूटन के लॉज में जब आप 11th में थे तो न्यूटन का लॉज नहीं आया था बेटा, उसके बेसिस पे एफबीडी आया था, फ्री बॉडी डायग्राम ना। तो हमेशा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा, किरचॉफ का रूल लिखने को आ सकता है या फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये एप्लीकेशन क्यों है? एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे इक्वेशन बना के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बच्चा, ठीक है। हाँ, मतलब जो ये दिया गया है ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा, एप्लीकेशन अलग से नहीं देते हैं बेटा। आपको या तो दोनों लॉस दे देंगे, कहेंगे ये किस कंजर्वेशन को शो करता है, ये शो करिए, या फिर आपसे कहेंगे प्रूव दैट इट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को या एनर्जी को, ये शो करिए। या फिर आपको न्यूमेरिकल दे देंगे, तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल में कैसे, जैसे एक क्या था अभी, एक बैटरी ऊपर लगी एक बैटरी नीचे लगी, और दोनों का एक कंबाइंड सर्किट दे दिया और कहा गया कि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस में कितना करंट फ्लो होगा, यानी I1 I2 एंड I3 की वैल्यू निकालो। अब बैटरी की पोजीशंस को बदल देंगे, चलिए देखते हैं कैसे। पहले तो जानिए बैटरी की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। जैसे अभी क्या था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब की बार इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बीच में जोड़ दिया। अब इसमें करंट का फ्लो कैसे होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, ये R1 रहा, ये R2 रहा, ये R3 रहा, ये V1 रहा और ये V2 रहा। यहाँ से I1 करंट जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये I1 यहाँ से नीचे जाएगा या लेफ्ट टर्न ले लेगा, तो चलो पहले दूसरे का डायग्राम बना दो, ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा। जहां पर चीजें ना समझ में आए उसको वहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए और दूसरे पे आ जाना चाहिए। चलिए, यहाँ से बेटा I2 रिलीज होगा, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये चीज यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रही है। तो देखो बेटा, हमेशा होता क्या है, हमेशा जो करंट होता, हाँ बताइए आदित्य। हाँ कोई नहीं। देखो बेटा, अभी तक क्या था कि दोनों पॉजिटिव सेम साइड में थे, अब की बार पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इधर जा रहा और एक पॉजिटिव इधर, तो दोनों की डायरेक्शन बदल गई, दोनों की डायरेक्शन बदल गई। तो उस कंडीशन में देखो बेटा, कौन सा V लार्जर है, कौन सा V लार्जर है। अगर V1 लार्जर होगा तो वो लॉन्ग पाथ लेकर के जाएगा, ठीक है ना, सॉरी शॉर्ट पाथ लेकर जाएगा। और अगर V2 लार्जर होगा तो वो शॉर्ट पाथ लेकर के जाएगा, समझिएगा। अगर हमने कहा कि V1 इज मोर देन V1 is more than V2 ने, तो इस केस को भी हटा दो। बस यहाँ से देखेंगे कि ये I2 ऊपर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, और इसमें भी, तो ये किधर जाएगा? तो बेटा चाहे I1 को इधर लिए जाओ चाहे I2 को इधर ले जाओ। अब कहोगे कि I2 इधर से वापस आ रहा, क्योंकि मेन टास्क क्या होता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज हुआ और नेगेटिव टर्मिनल तक उसे हर हाल में पहुंचना है, तभी करंट माना जाता है, नहीं तो करंट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव से I2 रिलीज हुआ और यहाँ तक गया और यहाँ से घूम करके फिर से ये, तो देखो बेटा अगर ये इधर जाएगा तो I2 और I1 एक दूसरे के साथ लड़ जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो क्या होगा, I1 इधर नहीं जाएगा, I1 किधर जाएगा, I2 ऐसे आएगा और यहाँ पर ये I3 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा बेटा I3, क्या हो जाएगा बेटा ये I3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा I3। और यहाँ पर देखिए बेटा ये I3, तो I3 कितना होगा I1 प्लस I2 के इक्विवेलेंट, I1 प्लस I2 के इक्विवेलेंट। अब बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेंगी, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेंगी, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, और इक्वेशन बना लीजिए। एक चीज और आपको बताएं, ये आपका जो होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस माना जाता है, इसीलिए इसका क्वेश्चन ना तो कभी आज तक कंपटीशन में आया है और ना ही कभी किसी बोर्ड में। क्यों? क्योंकि इसमें V1 इज ग्रेटर देन V2 का केस अलग हो जाता है एंड V1 इज लेस देन V2 का केस अलग हो जाता है। तो उन दोनों केसेस को सेपरेट स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा गैजेट्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये जान करके चलना है बिना कुछ सोचे समझे हुए, बेटा चाहो तो I1 को भी इधर ले जा सकते थे, तो I2 इनके साथ मिलकर के यहाँ पर I3 हो जाता। कोई एक लूप में आपको जाना है, तो I1 को यहीं पर रोक दिया, I2 को यहाँ से लेकर के गए और यहाँ से मिला करके I3 कर दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ तक ये I3 ही रहेगा, समझिएगा, यहाँ तक ये I3 ही रहेगा, यहाँ तक ये I3 रहेगा। क्यों? क्योंकि जब I3 यहाँ पर आया तो यहाँ पे भी ये क्या होगा आपका I3 ही हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाने पर ये फिर से I1 और इस, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब की बार R2 में I3 जा रहा है, R3 में I2 जा रहा है एंड R1 में एज इट इज I1 ही। क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक होता था कि R1 में एक बार I1 जाता था, दूसरी इक्वेशन में I2 में R2 में I2 जाता था, और बीच वाले R3 में I1 और I2 दोनों जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर चीजें थोड़ा सा वेरी कर रही हैं, लिटिल बिट वेरिएशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए थर्ड केस, ये अलग है। अब की बार दो बैटरीज एक साथ यहाँ पर रहेंगी, एक इस पैनल में और एक दूसरे पैनल में, ये इस तरीके से, ये दोनों बैटरीज यहाँ पर मिल गई और नीचे सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा। तो ये सबसे इजीएस्ट केस होता है और सबसे ज्यादा बार मोस्ट प्रोबेबल टाइम्स पुटेड इनटू द बोर्ड एग्जामिनेशन। This is R1, this is R2, this is V1, this is V2 and this is R3। बेटा यहाँ से ये I1 जाएगा, I1 यहाँ तक रहेगा, यहाँ से बेटा I2 जाएगा, यहाँ तक I2 रहेगा, और यहाँ पर मिलकर के फिर से क्या हो जाएगा I3, ठीक है। यहाँ तक ये I3 ही रहेगा, क्या रहेगा I3, लेकिन यहाँ से फिर से ये I1, क्यों? क्योंकि I2 यहाँ से चला है तो उसे यहीं पे वापस आना है, तो ये यहाँ से जाएगा ऐसे 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 और फिर यहाँ से वापस, I2 अपने पास पे आ गया, I1 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से तो जा नहीं सकता था, रीजन क्योंकि इधर से I2 आ रहा है। कौन आ रहा है? I2 आ रहा है। अगर I1 I2 अपोजिट डायरेक्शन में सेम वायर से जाएंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर I1 अपने पास पर चला गया, तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए किसी एक डायरेक्शन में A, B, C, D, E and F, A, B, C, D, E and F। नहीं बेटा कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, बस दो चीजें याद रखो, जो करंट होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से नेगेटिव तक पहुंचने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव से रिलीज होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव से चलेगा तो अपने शॉर्टेस्ट पाथ से नेगेटिव तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन नेगेटिव तक पहुंचने के लिए कभी दूसरे करंट के वायर में वो इंटर नहीं करेगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दो चीजें याद रखो बस, जो वायर से करंट जाएगा पॉजिटिव से निकल के शॉर्टेस्ट पाथ से नेगेटिव तक पहुंचेगा, ठीक है ना। दूसरा, कभी कोई करंट दूसरे वायर में अपोजिट डायरेक्शन के साथ इंटर नहीं करेगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगी। अब देखो यहाँ पर जैसे दोनों करंट चले
अगर दोनों इस वायर में आ जाए, क्योंकि इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा और इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, दोनों अगर इस वायर में आ जाएंगे तो दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, दोनों नेगेटिव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, उस कंडीशन के लिए बेटा किसी एक को लॉन्ग पाथ पर डाल देते हैं और दूसरे को शॉर्ट पाथ पे। अब किसको डालेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। हालांकि इसमें v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज लेस देन v2 का केस होता है, लेकिन अभी ना सोचो उसको, वो लास्ट में आएगा, मैं आपको बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा। इतना लेंथी सा इक्वेशन बनाने का नीड नहीं होगा बेटा वहां पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने मैच लिया पहला ए बी। अब देखो एक चीज और आता है भैया कि ए बी सी डी, मतलब पहला में सी ले लिया, दूसरा में सी ले लिया, क्या मैं बड़ा वाला मैच नहीं ले सकता? नहीं, मैंने पहले भी बताया था। आप ये दोनों मैच ले लो, पहला दूसरा, पहला पूरा बड़ा वाला दूसरा, दूसरा पूरा बड़ा वाला पहला, मतलब कोई भी एक क्लोज्ड मैश ले लो बस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहला लेंगे फिर दूसरा लेंगे, नहीं। आपको टू इक्वेशंस बनानी है, किसमें? I1 एंड I2 में। दैट डज नॉट मैटर कि वो इक्वेशन कहां से बना रहे हो, बस यहाँ पे भी एक रूल सिर्फ चाहिए कि क्लोज्ड मैश होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सर्किट आधी अधूरी हो और कहानी नहीं, वो सर्किट पूरी ही ना हो रही हो, और जो सर्किट पूरी नहीं होगी बेटा उसकी कहानी भी नहीं, इक्वेशन भी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है बेटा। यहाँ पर देखिए मैश ए बी सी एफ ए, अब देखो इसमें दो दो मिल जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, इसमें दो दो मिल जा रहे हैं, दो दो पोटेंशियल एक साथ। तो यहाँ से चलना शुरू करिए, नहीं हम लोग एंटी क्लॉक चल रहे हैं, तो ए एफ सी डी ए। देखो बेटा I1 R1 माइनस I2 R2 यहां पर जाएगा बेटा। तो देखो कहां से चले थे, पॉजिटिव से, प्लस V1, और बेटा यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो माइनस का V2, काम खत्म। अब कहोगे कैसे बेटा, यहाँ पर चले थे पॉजिटिव से तो ये पॉजिटिव का हो गया, फिर यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर कहां से चले, पॉजिटिव पे पहुंचे तो, लेकिन चले कहां से, नेगेटिव से, तो माइनस का V1। जहां से चलोगे भैया उनकी कुछ ना कुछ तो यादें रखोगे अपने पास, रखोगे कि नहीं रखोगे? तो बस रख लो ना भैया, पॉजिटिव से चले थे तो प्लस का V1 कर दिया, फिर पॉजिटिव पे पहुंचे, जब चलने लगे तो कहा भैया कुछ याद दे दो, तो इनके पास नेगेटिव ही था तो उन्होंने नेगेटिव V1 को आपके पास कहा ये लो रख लो, तो यहाँ पर आपने V1 माइनस V2 को यूज कर लिया। और यहाँ पर क्या मिला, I1 R1 माइनस, कैसे सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो I1 R1 माइनस I2 R2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन सीधे सीधे बन गई, पहली इक्वेशन हो गई बेटा ना। अब कहोगे कैसे, अरे बेटा दिख तो रहा सीधे सीधे, V1 V2 R1 R2 सब कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, I1 और I2 वेरिएबल्स होंगे, इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, कहां से, मैश F E B C F से। जब इस मैश में चलोगे तो क्या मिलेगा, I2 R2 प्लस I3 R3, कहां से चले थे, इक्वल्स टू V2, तो I2 R2 प्लस I3 की जगह पे I1 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू V2। यहाँ पर ले लो बेटा, I2 को कॉमन ले लो, I2 तो ब्रैकेट में R2 प्लस R3 प्लस I1 R3 इक्वल्स टू V2। बेटा दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, सीधे सीधे सॉल्व कर लो बेटा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, नोट करिए जल्दी।
हो गया बेटा? कर लीजिए कर लीजिए। अब एक लास्ट केस हम लोगों को और पिक करना है इसका। अरे बेटा इसमें तो इक्वेशन को चलिए ठीक है, बना दो बेटा जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो फर्स्ट मेश में, फर्स्ट मेश का मतलब इसको लिया तो क्या मिलेगा, I1 R1 माइनस I2 R3 इक्वल्स टू V1। बेटा पहली इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से चलेंगे, I3 R2 प्लस I2 R3 प्लस बेटा ये हो गई सेकंड इक्वेशन, काम खत्म। क्या दिक्कत है? आई बात चल रहा है समझ में? हाँ I1 R1 बिल्कुल ठीक है, I1 R1 माइनस इधर के तो I2 R3 इक्वल्स टू प्लस से चले थे V1 हो गया बेटा। दूसरी इक्वेशन में है तो I3 R2, I3 की जगह पे आप I1 प्लस I2 रख दोगे तो I1 और I2 में आपको फिर से इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे जाओगे तो I2 R3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V2। दैट्स ऑल। आई बात समझ में? क्लास आपको डिसाइड करना होता है, चाहे आप जैसे लेकर के चलो, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और पिक कर रहा हूं बस, अगर तीनों सर्किट में ही बैटरी लगी हो तो हम क्या करेंगे? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कंडीशन बन जाता है, ठीक है ना, कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे और क्या करेंगे, और आप क्या ही करेंगे। हाँ बेटा बताइए। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। चलो देखो जब आपने कह दिया तो मैं बता देता हूँ पहले। ये लग गई बेटा, ये मान लीजिए बेटा, यहाँ से ये R1 है, ये I2 है, यहाँ से I1 करंट जाएगा और यहाँ से I2 करंट जाएगा। तो ध्यान दीजिए I1 जो यहाँ से निकला हुआ है वो इससे भी जाएगा, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 मिलकर के कितना हो जाएगा, I3। कितना हो जाएगा, I3, ठीक है। और फिर ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा फुल कर। हाँ बेटा, तो बस यहाँ पर जो है बेटा ये I3 हो जाएगा, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक सब कुछ ऐसे ही रहेगा बेटा, दोनों में सेम करंट जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। या अगर बीच में रेजिस्टेंस ना रहा तो ये भी देख लो, ये एक बैटरी ये लगी, एक ये लगा, एक ये लगा, ये अगर V1 का है और ये V2 का है, दोनों मिल करके एक बैटरी की तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे बेटा ना। V1 प्लस V2 एक नई बैटरी बन जाएगी, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि जब छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं बेटा तभी तो आपकी बैटरी का, हाँ आपकी बैटरी तभी तो ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए V1 लगा, V2 V3 R1 R2 R3। ऐसा क्वेश्चन आने पर एक बार चक्कर आता है और बच्चे भी बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन करता हूं बेटा, 3 लोगों में लड़ाई हुई, ठीक है, 3 लोग हैं, 3 लोगों में लड़ाई हुई, फर्स्ट कौन आएगा बेटा, सब मतलब जीतेगा कौन, बोलिए। जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है ना, छोटा भीम देखने वाले देखिए आंसर दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। बेटा रनर अप कौन होगा, नहीं जो पतला होगा नहीं भाई, हो सकता है पतला वाला जीत जाए। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो, बेटा आगे माइक ऑफ कर दो। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो फर्स्ट रहेगा, जो उससे थोड़ा कम पावरफुल है वो सेकंड रहेगा, और जो सबसे लेस पावरफुल है या लीस्ट पावरफुल है वो लूजर होगा, ठीक है। तो वैसे ही समझो उस तीसरे का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, क्यों? क्योंकि अब फाइट किसके किसके बीच में, जो टू मोर पावरफुल पर्सन है, ठीक है ना। तो इसमें भी बेटा सबसे इफेक्टिव सर्किट किसकी होगी, जिसका पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल से ही हम जानते हैं ना, ईएमएफ से ही जानते हैं बैटरी कितनी स्ट्रांग है, जो जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। तो बेटा जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका इफेक्ट रहेगा, जिसका पोटेंशियल थोड़ा कम उसका इफेक्ट रहेगा, और जिसका पोटेंशियल बिल्कुल नहीं है बेटा उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। समझिए यहाँ पे, अगर V2 लीस्ट है तो V2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, V2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी इसको नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं आप, नेग्लेक्ट करने का मतलब कि आप ये मान लोगे कि यहाँ पे कोई सेल रेजिस्टेंस है, बस कोई सेल है ही नहीं, आप ये मान लोगे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। अब बाकी नॉर्मली जैसे आप इक्वेशन बनाते हो बना लो, काम खत्म। I1 जाएगा ऐसे आएगा, यहाँ पे जाएगा, I2 जाएगा ऐसे आएगा, यहाँ पर जाएगा, इसमें मिलकर के दोनों I3 हो जाएंगे, बस काम खत्म। ये I1 रहा, ये I1 रहा, ये I2 रहा, ये I2 रहा, यहाँ जाकर के दोनों I3 हो गए, I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 के इक्वल। अगर बीच वाला ज्यादा पावरफुल रहा तो वहां से I1 चलेगा, यहाँ से I2 चलेगा, दोनों नीचे आकर के I3 हो जाएंगे, और ये अपने सर्किट में फिर से I2 और ऊपर जाकर के फिर से I1, काम खत्म, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला सर्किट में अगर पोटेंशियल सबसे कम रहा तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, और ऊपर वाले में जाने में दोनों क्या हो जाएंगे आपके, फिर से I3 हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा केस होता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। एक केस और आता है लेकिन अभी हमने उसको पढ़ा नहीं, ठीक है ना। क्या है वो केस समझिए, अगर बैटरी के पास भी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए तब, तो उसको बेटा आगे पिक करेंगे, क्यों? क्योंकि वो इससे नहीं रिलेट करेगा, कल इसके एक दो न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकली, और फिर हम लोग कल ही व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट कर लेंगे। हाँ आदित्य कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा। बेटा ये रूल ही वैसे बनाया गया है, क्यों? क्योंकि समझो, हाँ हाँ ठीक है, तो देखो है क्या कि ये पॉजिटिव यहाँ से करंट जाएगा, ये यहाँ से करंट जाएगा, दोनों अगर इसमें से भी करंट चलने लगा, समझो एक बैटरी को आपको ऑफ करना पड़ेगा, आप बैटरी को नेग्लेक्ट थोड़ी कर रहे हो, उस बैटरी को ऑफ कर दोगे, बैटरी जुड़ी तो है लेकिन उस बैटरी से आप किसी करंट को पास नहीं, मतलब रिलीज नहीं कर रहे हो, बस उसकी हेल्प से करंट को पास करा रहे हो बस, ठीक है ना। तो जो थर्ड बैटरी है जिसको नेग्लेक्ट किया गया उसकी पावर का हम यूज करेंगे ही नहीं, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और अगर उसका यूज कर लिया तो पूरा सर्किट फ्यूज, क्यों? क्योंकि करंट आपस में एक दूसरे से हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, और ब्लास्ट, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाएगी। और बेटा किसी के पास और कोई क्वेश्चन है बेटा?
नहीं। चलिए ठीक है, तो बेटा इनके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा, अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो नोट्स लो। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बेटा कोई नीड नहीं थी, हमने नहीं कहा बेटा लेने के लिए, लेकिन थर्ड चैप्टर भी चलो जैसे तैसे निकल जाएगा बेटा। फोर्थ से विश्वास करिए, आज आप एक बार घर पर देखिएगा ओपन करके बुक, सब कुछ बाउंस हो जाएगा बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं बेटा ना, तो उसके लिए आपको नोट्स की नीड होगी। केमिस्ट्री में पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक देख डालते हो, रट डालते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता बेटा। बेटा ठीक है ना, लास्ट लॉकडाउन में फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स तैयार किए थे, इस लॉकडाउन में केमिस्ट्री पे भी वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक प्रिंटेड मटेरियल होता था, बट इस लॉकडाउन में बेटा केमिस्ट्री के भी हैंड रिटन नोट्स लगभग 8 हाँ 8th चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है बेटा, ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है, उसके भी हैंड रिटन नोट्स बेटा प्रिपेयर हो रहे हैं। तो बेटा सब कुछ बहुत प्रॉपर मैनर में चलेगा ना, लेकिन नोट्स नहीं होंगे बेटा तो बुक में उलझ करके फंस करके रह जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज प्लीज सब लोग करिए, अगर गार्जियंस यहाँ सिटी तक आ रहे हो किसी भी, तो वो लोग नोट्स ले लें, ठीक है ना। दूसरी चीज ये होती है, बच्चे कहते हैं अरे बिजनेस नहीं बेटा, ठीक है, 800 रुपए के नोट्स में मेरा कोई बहुत फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि एक बुक से ज्यादा कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता है, जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी सारी चीजें होती हैं, वो जो भैया टाइप करते हैं, जो भैया लिखते हैं, जो भैया निकालते हैं, वो उनका पूरा कन्विंस होता है, वो पूरा अपना लेते हैं बेटा ना। तो उसको लीजिए, ठीक है ना, उसमें हम कोई बिजनेस पर्पज से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको लीजिए तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे। अगर नहीं है तो प्लीज वर्क ऑन इट, ठीक है ना। और दूसरी चीज बेटा, कुछ बच्चों की फीस अभी भी नहीं सबमिट है, प्लीज वो सभी फीस सबमिट करवा दें, ठीक है ना, दैट इज कंपलसरी थिंग। मैक्सिमम बच्चों ने बेटा सबमिट करवा दी है ना, एक दो बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं सबमिट है, प्लीज, मैं समझ सकता हूँ सभी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, बट बेटा सारे टीचर्स क्लास ले रहे हैं, मंथ में एटलीस्ट मानकर चलिए 20 to 24 डेज की क्लासेस लेते ही लेते हैं टीचर्स, ठीक है ना, एक दो दिन नहीं चलती है, एक दो दिन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा कम से कम उनको पेमेंट करने भर का जो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन लोगों का भी सर्वाइवल चलता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से स्टडी करिए, कल इनके न्यूमेरिकल्स पे प्लस व्हीट स्टोन डिस्क पे वर्क करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू क्लास।